CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के 4 साल बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले लेते हुए कहा कि अब इस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में कहा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था वो सही था और यह बरकरार रहेगा। इस प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार करके दिखाया है, जिस पर सुप्रीम मोहर भी लग चुका है। अनुच्छेद 370 को हटाने को हम चंडीगढ़ से भी जोड़कर देखेंगे कि किस प्रकार से चंडीगढ़ में अलगाववादी मीरवाइज के साथ मार कुटाई का आरोप भाजपा नेता व एडवोकेट सतिंदर सिंह के अलावा अन्य लोगों पर लगे थे। इसी पर हम बात करेंगे भाजपा नेता सतिंदर सिंह से। उन्होंने जो जानकारी दी है आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर जाने के लिए भी परमिट की आवश्यकता होती थी। सुनते हैं सतिंदर सिंह। ये जो आपने 370 वाला जो फैसला आया है कल आया, परंतु इसके थोड़ा सा अगर आपने चंडीगढ़ वाला विषय छोड़ा इसके पिछोकड़ में जाएंगे तो एक तो ये कल जो फैसला आया है उसका हम स्वागत करते हैं और चंडीगढ़ की जनता स्वागत करती है। कारण ये है क्योंकि कहीं ना कहीं ये 370 वाला जो विषय था ये पूरे देश के साथ जुड़ा हुआ था। पूरे देश के साथ जुड़ने के साथ कारण चंडीगढ़ के साथ भी जुड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं अटैचमेंट थी। और अटैचमेंट कैसे थी, क्योंकि जो भी लोग जम्मू कश्मीर को जाते थे यहाँ से उत्तर से अपना इस बेल्ट के अलावा अगर वेस्ट से भी आते थे तो यहाँ से होके जाना पड़ता था। ये वाला रास्ता था पंजाब से होके वहाँ पे पहुँचते थे। दूसरा क्योंकि एक जब 1948 में ये जब हुआ कश्मीर वाला इशू आया और कश्मीर को 370 धारा कुछ प्रावधान कर दिए गए भी कश्मीर में अलग राज रहेगा, कश्मीर की प्रभुसत्ता अलग रहेगी और उसमें अलग प्रधानमंत्री होगा, अलग सारा सिस्टम होगा और उनके लोगों को कुछ सुविधाएं वहाँ पे दे दी और कुछ सुविधाएं वहाँ से लोगों से ले ली गई। इस कारण से पूरे देश में रोष था और क्योंकि नेहरू जी उस समय बड़े पावरफुल थे, उस समय सरकार भी बहुत अग्रेसिव थी उनके प्रति। तो उस समय 1953 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक प्रोग्राम शुरू किया भी जो कश्मीर है पूरा का पूरा हमारा और वहाँ पे जो 2 झंडे हैं, क्योंकि उस समय 2 ध्वज हो गए थे, भारत का ध्वज था एक, कश्मीर का ध्वज था दूसरा। वहाँ पे संविधान भी उनको बनाने की अपनी ताकत देगी थी और तीसरा वो उनकी विधान परिषद भी अपने हिसाब से चलती थी। तो तीनों की तीनों चीज़ों का विरोध करते हुए और एक थोड़ा सा बात मैं आपको याद भी करा दूँ और थोड़े से जो हम लोग रहते हैं जो नई पीढ़ी है शायद उनको पता भी नहीं होगा, अगर थोड़ा रिसर्च करेंगे पता भी लग जाएगा। जब 1948 में ये काम हुआ तो उस समय हम लोगों को भी जैसे हम अमेरिका में जाते हैं तो हमें पासपोर्ट लेके जाना पड़ता है, पर वहाँ पे कश्मीर में परमिट लेके जाना पड़ता था। परमिट आपका बनता था तब आपको वहाँ पे पंजाब में साइड में बनता तब आपको अंदर जा सकते थे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया और उन्होंने कहा भी मैं बिना परमिट के वहाँ पे जाऊँगा और बिना परमिट के गए और वहाँ पे शेख अब्दुल्ला के साथ जेल में कर दिया उनको 1953 में। कश्मीर के कारण उनका देहांत भी हो गया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं बॉस कि यहाँ के लोगों के यानी देश के ही लोगों को परमिट लेकर के जम्मू एंड कश्मीर जाना पड़ता। ये बहुत बड़ी बात है। तो उसी समय उन्होंने विरोध किया था भी मैं बिना परमिट के जाऊंगा और वो बिना परमिट के गए वहाँ पे जम्मू में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं पे 1953 में उनका देहांत हो गया। उसकी मौत जो है रहस्य में आज भी बना हुआ है, सच कब आएगा सामने ये अभी भी नहीं पता लग रहा। परंतु एक हुआ है कि उनकी शहादत आज़ाद भारत में पहली शहादत अगर देश को लेके हुई किसी पॉलिटिकल लीडर की, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हुई। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना है अब पूरा होते हुए देख रहे हैं, जो मोदी जी ने पूरा किया और मोदी जी ने पूरा सपना किया है। उसके बाद भी क्योंकि ये विषय चलता रहा, रेगुलर होता रहा, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप और आगे जाते हैं तो 1980 के बाद जब 1990 का दशक था वहाँ पे मास मर्डर होते हैं हिंदुओं के, सिखों के। मर्डर करने के बाद वहाँ से उनके अपनी हमारी माँ बेटियों का बलात्कार भी हुआ, वहाँ से भगा भी दिया गया। तो सारी की सारी वैली खाली करा ली जाती है।
कुछ पंजाब में बसे, कुछ दिल्ली में बसे, कुछ चंडीगढ़ में बसे, मतलब पूरे देश में वो लोग आके बसे और वो सारा का सारा सिस्टम हिला, विस्थापित होकर और अपने देश में पहली बार विस्थापित जो हमने देखा भी, अपने देश में विस्थापना कैसे होती है। तो वो जैसे वहाँ पे टेररिज्म चला वैसे पंजाब में भी चला, पंजाब में भी कई चीज़ें हुई। पर उसके बाद हम लोग उस समय, आपको याद होगा, उस समय एक बार मुरली मनोहर जोशी जी ने यात्रा निकाली, एकता यात्रा जी। वो वहाँ तक गई कश्मीर तक। तो परंतु वहाँ पे लाल चौक पे उग्रवादियों ने कह दिया था, आतंकवादियों ने कह दिया था, पाकिस्तान ने कह दिया था भी लाल चौक पे भारत का झंडा नहीं लहराया जाएगा, हम किसी को लहराने नहीं देंगे। तो आपको हैरानी होगी, और शायद सोशल मीडिया पे फोटो भी अभी अवेलेबल है, नरेंद्र मोदी जो आज के प्रधानमंत्री है वो वहाँ पे उन्होंने जाके झंडा लहराया। उस समय ना उनके पास सिक्योरिटी थी ना कुछ था। तो इस तरह का जो दर्द और इस तरह का एक हमें अपने देश के साथ जोड़ना, इस तरह का एक अभियान लेके चले। फिर उसके बाद चंडीगढ़ की जो आपने बात की है, चंडीगढ़ में अपने एकता यात्रा में मुझे याद है जयराम जोशी, सतपाल जैन जो अपने समय हमारे एडिशनल सोलिसिटर जनरल 2 बार MP रहे हैं, ये सारे ज्ञान जी वहाँ चले गए हैं। तो ये सारे लोग वहाँ पे सीनियर लोग जिनका नाम याद आता है, तो वो सारे लोगों ने यात्रा लेके वहाँ तक गए। और उसके बाद जो हमें अपना याद आता है, जब हम अभी 2010 की बात है, जब कश्मीर के लिए, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2004 से लेके 2014 तक, तो उस समय कश्मीर के जो नेता थे जो डिवाइड करना चाहते थे देश को, मीरवाइज उमर फारूक, वो चंडीगढ़ में पूरे देश में वो घूम रहे थे। वो बात कर रहे थे भी हमें पत्थरबाजी को वो बिल्कुल सेट कर रहे थे, और दूसरा वो जायज ठहरा रहे थे, और दूसरा वो कह रहे थे हमें देश से अलग होना है। तो उसी कारण यहाँ पे चंडीगढ़ में भी आए, किसान भवन में आए। किसान भवन में उन्होंने अपना प्रोग्राम रखा था, यहाँ पे कुछ पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने बुला रखी थी, जो उसी तरह के लोग थे। उस दौरान सर मीरवाइज पर मार कुटाई भी हुई थी, आप लोगों पे आरोप भी लगे थे। हाँ, मीरवाइज के साथ मार कुटाई नहीं हुई थी। मीरवाइज को रोका गया था भी तुम भारत के खिलाफ कोई बात नहीं बोलोगे। जब वो उन्होंने बोलना शुरू किया, 8-10 मिनट का उनका भाषण हुआ, तो उनको रोका गया। उसमें मैं तो था ही था, मेरे साथ संजीव राणा और इस समय के जो पीछे मेयर भी रहे हैं आशा जसवाल, कुछ ऐसे लोग थे, 15-20 लोग हम अंदर थे जी। तो उन्होंने रोकने की जेल भी गए आप लोग। फिर उसके बाद हमारे पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद जेल तो नहीं जा गए, क्योंकि बिकॉज वो सबकी हमने उस समय भी पुलिस, क्योंकि इतना लोग माहौल हो गया था उस समय, आपको जानकारी होगी उस समय अपने जितने भी लीडर थे, और उसमें हरमोहन धवन जी भी उस समय हमारी पार्टी में थे। तो उन्होंने फिर थाने का घेराव किया, बड़ा कुछ हुआ। तो ये सारे संजय टंडन जी, फिर सतपाल जैन जी, तो जब घेराव हुआ तो पुलिस प्रशासन ने, क्योंकि इतना कार्यकर्ता, इतने लोग सजग हो गए थे, तो किसी को भी उस समय अरेस्ट नहीं किया था। अरेस्ट नहीं किया गया। तो वो फिर पुलिस ने बाद में चलान पेश किया। वो ट्रायल चला लगभग 10 साल। तो अभी पिछले साल ही सब लोग उससे मुक्त हुए, कम से कम 20-22 लोगों के ऊपर चला, वो बरी हो गए सारे। अभी पिछले साल वो खत्म हुआ है। तो परंतु 10 साल की पीड़ा उस विषय को लेके अपने सब कार्यकर्ताओं ने रेगुलर भोगी है। हर साल में 5 या 6 तरीके वो लगाते थे, कुछ ना कुछ रहते थे, पूरा दिन वहाँ पे खड़े होना, खज्जल होना, ये सारा काम किया है। तो परंतु वो सारा काम करते करते कल हमें बहुत खुशी हुई है, जितने कार्यकर्ता वहाँ पे थे, और जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जहाँ और भी जो आम लोग था, जो कश्मीरी थे, क्योंकि कल जो जजमेंट आई है, क्योंकि 2019 में अमित शाह जी ने जब इसमें कानून में एक संशोधन किया था 370 के लिए, वो पार्लियामेंट में पास हो गया था, राज्यसभा में पास हो गया था। परंतु उसके बाद जिस तरह से ये मीरवाइज, उमर फारूक और इनकी टीमों ने, 33-34 लोगों ने ये सोचा था भी हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके ये सारा कुछ करवाएंगे, और इन्होंने माहौल भी ऐसा कर दिया था भी 370 बहाल करवाएंगे, दोबारा बहाल कराएंगे। परंतु कल जो जजमेंट आई है उसमें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कर दिया भी, जो जम्मू कश्मीर जब विलय हुआ 1948 में, उसके बाद जो राजा हरि सिंह ने विलय किया, वो विलय पूरा था जैसे बाकी राजाओं का हुआ, उसी तरह का विलय था। इस करके जो उनकी स्वायत्तता थी वो देश के साथ है, उनकी इंडिविजुअल कोई स्वायत्तता नहीं थी। तो हमें बड़ी खुशी हुई है, हमें लगा भी अब देश में प्रोस्पेरिटी हो रहेगी, थोड़ा सा बिजनेस भी बढ़ेगा, और जो पंजाब में भी अशांति का कारण कुछ कश्मीर के द्वार बना हुआ था,
और कुछ आतंकवादी लोग यहाँ के और उधर के होके काम करने की कोशिश करते थे, उनको भी ठल मिलेगी। सर, जिस तरह से इस सुप्रीम फैसला आने के बाद 370 पर सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया, बहुत लोगों का रोना धोना हमने जरूर सुना, जिसमें कांग्रेस के भी लोग थे, फारूक अब्दुल्ला को भी देखा, मुफ्ती को भी मैंने देखा कि सारे जो है वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। जिस तरह से अभी ये लोग रो रहे हैं, जिस तरह से हाय तौबा मचा रहे हैं, हमने कभी नहीं देखा कि जम्मू एंड कश्मीर से जिस तरह से हिंदुओं को मार काट कर बलात्कार करके भगाया गया, सिखों के साथ हुआ और भी जो नॉन मुस्लिम थे उसके साथ हुआ, इस पर कभी भी हाय तौबा नहीं मचाया गया और ना कभी कहा गया कि जो विस्थापित हो चुके हैं फिर दोबारा उनको लाया जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ। इसको किस तरह से देखते हैं? एक तो राहत आप लोगों ने जरूर पाई होगी, क्योंकि आप लोगों पे आरोप लगे, 10 साल का पीड़ा भी झेले और उसके बाद 370 का फैसला आना एक राहत की बात है। लेकिन इसको किस तरह से देखते हैं? आपने जैसे कहा ना, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की पीड़ा थी उसके सामने हमारी पीड़ा कुछ नहीं है। जो उन्होंने सहा वो दंश क्या है, वो तो अब तक सह रहे हैं, क्योंकि वहां से बाहर है, वो विस्थापित है। विस्थापित भी है। अगर आप और जम्मू में भी जो लोग रह रहे हैं, कश्मीर के लोग विस्थापित है, जम्मू में भी आके रह रहे हैं। जो जम्मू में 1948 में जो लोग जम्मू कश्मीर में आके रहे, आपको जानकर हैरानी होगी, जो इन्होंने अपना कानून बनाया उस समय जम्मू और कश्मीर में, उन लोगों के पास वोटिंग राइट भी सीमित थे। जैसे हम 2 जगह मोटा मोटा हम वोट डालते हैं, एक लोकसभा में, एक विधानसभा में, अगर कारपोरेशन में अलग बात है। अब विधानसभा की वोटों में वो वोट नहीं डाल सकते थे। अच्छा, यानी कि जो नॉन मुस्लिम है वो वोट नहीं डाल सकते? नॉन में से जो वहां के जम्मू और कश्मीर में 1948 में आए वहां के, अच्छा, जो आए तो वो वोट नहीं डाल सकते थे। अच्छा, वोटिंग राइट नहीं, वोटिंग राइट नहीं था। फिर वहां से जैसे जमीन तो वहां पे हम खरीद ही नहीं सकते, बाहर का लोग कोई भी नहीं खरीद सकता था। तीसरा, वहां पे जो लोग रहे, ये आए, उनको जब नौकरी के लिए भी उनको बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। उनको कई चीजें जैसे यहाँ पे रिजर्वेशन का मिलता था, वो भी कुछ बेनिफिट नहीं, और इस तरह का उनका जो जीवन है बिल्कुल नरकमय कर दिया गया था। और क्योंकि आपने जो जिन नेताओं की बात की, उनको भारत से लड़ने के लिए खूब पैसा आता था, और पैसा अभी भी, अब तो पीछे बड़ा काफी कुछ रोका है, उनके पास इतना पैसा आता था, पत्थर फैलाने के लिए पैसा आता था। एक एक पत्थरबाज को 1000 रुपया दिया जाता, पूरी दिहाड़ी पे आप पत्थर चलाओ पूरा दिन, आपको 1000 रुपया मिलेगा। तो इस तरह के सारे काम तीनों नेताओं ने किए हैं। जो मीरवाइज हो, जो दूसरा जिनका नाम है उमर अब्दुल्ला हो गया, जो मैडम होगी वो होगी, तीनों के तीनों ने पूरा का पूरा ऐसा परिवारों ने इसका जम्मू कश्मीर का इतना बुरा हाल किया और पूरा पैसा भी खाया और देश को तोड़ने के लिए पूरा लगे रहे पाकिस्तान के कहने पे। और उसका हमने जो दुष्परिणाम देखते थे, परंतु जैसे ही ये 2019 में हुआ तो हमें आशा जगी, क्योंकि हम बचपन से 3 हमारे सपने हैं जो इस फील्ड में काम करते, जो राष्ट्रवादी लोगों को एक मन में हमारे बैठा हुआ है। एक तो 370 टूटे, वो भगवान की कृपा से कल पूरी तरह सुप्रीम ने तोड़ दी। राम मंदिर बने, वो 2024 में 22 जनवरी को बनने वाला है। तीसरा, सबके लिए एक ही कानून बने, समान नागरिक संहिता, वो भी जैसे माहौल चल रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, वो भी जल्दी ही हो जाएगी। तो इस तरह से जो होने वाले काम हैं वो हो रहे हैं, विकास हो रहा। हमें लग रहा भी हमारी जो इच्छाएं हैं कार्यकर्ताओं की और लोगों की और चंडीगढ़ के जो लोगों की पूरी हो रही है, और मोदी सरकार ने पूरी कर दी है। जिस तरह से आपने कहा सर कि जम्मू कश्मीर जाने के लिए परमिट लेने की जरूरत पड़ती थी तब, और आज मैं देख रहा हूं कि इंडोनेशिया में वहां पे बिना वीजा जाने के लिए हिंदुस्तानियों को छोड़ा जा रहा है कि आप बिना वीजा के भी जा सकते हैं। अजीब स्थिति है कि एक देश फ्री वीजा आप जा सकते हैं, कोई वीजा की जरूरत नहीं, और एक हमारे ही देश में एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा राज्य जहां हमें परमिट लेकर के जाना पड़ता था। और जो मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिसको खत्म करवाया, और मोदी जी ने फिर उसी को लेकर के आज 370 का जो करवाया वो अलग। सर, 370 के हटने के बाद अब इस देश को या उस राज्य के लोगों को जो विस्थापित हो चुके हैं और जो विस्थापित नहीं है, जो दुकानदारी चला रहे थे, इस पर कैसे कैसे फर्क पड़ेगा? देखो, एक तो दुकानदारी पूरी तरह बंद हो गई है। जो देश को तोड़ने के नाम पे उनको पैसा मिलता था, जो बजट आता था, पाकिस्तान से बजट आता था, अमेरिका से और कोई कंट्री से आता था, जो नहीं चाहती भी इस भारत को आगे लेके जाना। और कुछ हमारे लीडर लोग जो यहाँ के नेगेटिव लीडर्स हैं, जिसे अपने राष्ट्रद्रोही भी कह सकते हैं,
परंतु वास्तविकता वो इस समय पावर में भी रहे हैं। उनके साथ सारा जो गठबंधन था, एक तो उसमें पूरी ठल लग गई है। दूसरा, जो लोग वहाँ पे आम स्टेट की तरह से आज की डेट में पंजाब में, हिमाचल में आप कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, वो पूरा का पूरा बिजनेस खुला होने वाला है। और दूसरा क्या होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले बहुत तरह की परमिशंस लेनी पड़ती थी, जम्मू कश्मीर के अलग होने के कारण कई चीज़ें की थी। वो आजकल आपने जनरल वीके सिंह जी का बयान सुना है, सब कुछ है। अब वो वाली चीज़ें भी नहीं होंगी, सिक्योरिटी लेवल और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और उसके कारण लोगों को सिक्योरिटी की भावना आने के कारण लोगों को बिजनेस भी वहाँ पे बढ़ने वाला है। जैसे अब यहाँ पे भी बिजनेस का, चंडीगढ़ में आप जहाँ मर्जी जाओ बिजनेस करने की कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे भी बिजनेस खुला पड़ेगा। अब कल मैं देख रहा था, अब वहाँ पे जब रात को, नहीं तो 6 बजे के बाद, जब आपने शायद मत करी, यहाँ पे पंजाब में स्थिति नहीं देखी, जब 1987, 88, 99, 90 में ऐसी स्थिति होती थी कि शाम को 5:30, 6 बजे सारी मार्केट्स बंद हो जाती थी। जब मार्केट्स में होते तो लोग होते नहीं, तो अगर घरों में लड़के घर पे नहीं आते तो माँ फ़ोन करती थी, जब उनको संपर्क करके, उसमें फ़ोन तो नहीं होते थे, संपर्क करके कहा जाता था तुमने 5:30 बजे से पहले हर हालत में घर आना है। तो आज कश्मीर में, कल को बता रहा था, आज माँ की स्थिति वहाँ पे क्या है, यही स्थिति कश्मीर में थी। आज माँ की स्थिति, वहाँ की क्या स्थिति, माँ क्या कहती है, 10 बजे फ़ोन करती है अपने बेटे को, बेटा रोटी खा के आएगा कि बिना रोटी के आएगा, जब घर में खानी। अब ये स्थिति वहाँ पे भी, कश्मीर में भी परिवर्तन आया। और जो आगे विकास में जैसे बाकी सारे स्टेट का भाग ले रहे हैं, वो भी स्टेट भाग लेगा, और वहाँ पे खुला प्रतियोगिता होगी। अब ये नहीं होगा भी ए करेगा बी करेगा, अब सभी लोग मिलकर काम करने वाले हैं। जो अच्छे तरीके से काम करेगा उसका बिजनेस भी फैलेगा, सब कुछ होगा। यानी कि देश के कोई भी लोग हैं जो वहां जाकर के बिजनेस कर सकते हैं, रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन जो विस्थापित हो चुके हैं उसको कैसे पे दोबारा वहां पे कैसे बसाया जाएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है। इसमें पीछे इन्होंने जो पॉलिसी भी निकाली थी, उसमें विस्थापितों के लिए भी काफ़ी, आप अगर आप यहाँ पे रहते तो आपको ये जो फैसिलिटीज़ मिल जाती, परंतु विस्थापितों की उनको सारी स्थिति मिली हुई थी। 2019 के बाद कुछ विस्थापित गए भी वहाँ पे, परंतु जब ये जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जितने केसेस गए हैं, 33 लोगों ने डाला, उसमें से 2 तो IAS अफसर थे, उन्होंने बड़ा केस वापस भी ले लिया, फिर कांग्रेस ने भी डाला, और कुछ सब पार्टियों के लोगों ने। और आपने कपिल सिब्बल के तो बयान सुने, 16 घंटे लगातार बयान उन्होंने आर्गूमेंट्स किए हैं। तो उसके कारण एक फिर दिमाग में आ गया था भी शायद हमारे को ये कई स्टेटस वापस तो नहीं ले लेंगे, तो लोग रुक गए थे। आप विस्थापितों की जैसे वहाँ पे अलग कॉलोनीज बनाई है, सब कुछ बनाया, वो उनका एक जो पूरा प्रोग्राम है वो पूरा वापस जाने का वो पूरा तैयार कर दिया गया। हौली हौली जैसे जैसे विश्वास बनता जाएगा वो जाते जाएंगे। दूसरी बात है, जब उनको अपनी प्रॉपर्टी देखने का अधिकार होगा, अपनी जगह जाने का अधिकार होगा, तो सारी चीज़ें बढ़ती है। मान लो मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, मेरे को घर देखने का मैं जा सकता हूँ, मेरे को वहाँ पे मिल सकता हूँ, तो हौली हौली मुझे लगता है यार मेरे को कुछ ना कुछ यहाँ पे काम करना चाहिए, क्योंकि अब वो स्थापित भी कुछ 50% लोग तो यहाँ पे सेटल भी हो गए होंगे। जो अच्छे सेटल हो गए वो नेचुरली वो तो वापस जाएंगे नहीं, परंतु अपनी मातृभूमि पे सारा जाना चाहते हैं और उसको देखना चाहते हैं और समय समय पे वहाँ पे रहना चाहते हैं। तो वो एक मन में जो उनके जो देखने की हुआ है वो कसर पूरी हो जाने वाली है। जिस तरह से राज्य का जो दर्जा है, आप कह रहे हैं कि ये कोर्ट के अनुसार फिर वो वापस दिया जाना है। दूसरी बात है कि जितने लोग वहाँ से विस्थापित हुए उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कब्जा कर लिया है वहाँ के लोगों ने, वो वापस आएगी। वो कैसे होगा? ये भी एक तो नहीं, ये तो जो प्रॉपर्टी का कानून है वो इंडिया वाले कानून ही सारे लगेंगे ना। अब आप प्रॉपर्टी किसी की दबा नहीं सकते ना साहब। अब मैं आपकी मान लो यूपी में या बिहार में जमीन है, आपके किसी मित्र बंधु ने वो दबा ली या किसी आपके दुश्मन ने दबा ली, तो अब आप जब जैसे यहाँ पे कोर्ट से आप रिकवर करा सकते हैं, वहाँ पे वैसे भी रिकवरी होंगी, सारी वैसे ही होंगी। सारा कानून जब इंडिया कानून लगेगा साहब। कोर्ट का ये भी ऑर्डर है कि यहाँ पे चुनाव करवाया जाए सितंबर में, 30 सितंबर से पहले तो सरकार तैयार है उसको कराने के लिए, वो तो मन बना हुआ है सरकार का। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य का चुनाव होगा या फिर जो अभी यूटी है उसमें चुनाव? देखो उसमें लद्दाख में तो उन्होंने कह दिया भी लद्दाख को आपने यूटी बनाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। अब जम्मू कश्मीर में जो है उसको यूटी का स्टेटस को जल्दी केंद्र सरकार का एक मन भी है भी जैसे ही पुराना राज्य का दर्जा था उस हिसाब से होगा, वहाँ पे परिसीमन भी होना है। परिसीमन होने के बाद वहाँ पे चुनाव भी होंगे, सब कुछ होगा। यानी वहाँ जो चुनाव होगा वो राज्य का चुनाव होगा, मुख्यमंत्री चुनाव आने वाली स्थिति आती है, कैसे स्थितियाँ चलती है स्टेप्स बाय स्टेप्स, क्योंकि इसमें आपको हम लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा
क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो इस समय पूरी तरह से बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट भी कई जगह का बॉर्डर लगता है, अगर पाकिस्तान का भी लगता है तो अफगानिस्तान का भी लगता है, इधर से इधर जो बेल्ट है ऊपर वाला बेल्ट भी लगता है। तो वो सारी स्थितियाँ देखते हुए जो अच्छा निर्णय होगा और लगे और जल्दी स्टेट का दर्जा भी मिलेगा। तो आपने सुना कि किस तरह से 370 को जो सुप्रीम फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, उसको किस तरह से चंडीगढ़ को जोड़ा गया। वो आपने सतेंद्र सिंह जी से सुना, जो भाजपा के लीडर हैं और एडवोकेट भी हैं, और मीर वाइज जो यहाँ पर 2010-11 में आए थे और उनके साथ जो हुआ था उसको लेकर के भी इन्होंने बताया कि किस तरह से उसके साथ क्या हुआ, किस तरह से फिर उनकी विदाई समारोह हुई यहाँ से, और फिर ये लोग बाद में बरी भी हुए। इसीलिए सतेंद्र सिंह जी से बात करना मुझे जरूरी लगा और हमने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया, थैंक यू। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।